हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और आई होप आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर पॉलिटिकल को लेकर 11 से लेकर बीए और एमए तक की पॉलिटिकल की क्लास है वो अरेंज करवाई जा रही है और बहुत ही यूजफुल तरीके से आपको यहाँ पर समझाया और उसके नोट्स भी अवेलेबल हो रहे हैं। तो जैसा कि इसमें अभी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहला वाला पार्ट अपने 12th का अपना जो 6 यहाँ पर लेसन चल रहा है। तो जैसे कि आप सभी को मैंने पहले वाले पार्ट में, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th का ये जो समय आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, जो टॉपिक है हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और आप सभी को पता है कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन चैनल है जहाँ पर आपकी स्कूल कॉलेज की लाइव क्लासेस अरेंज होती है और कॉलेज की साथ साथ में कंपटीशन क्लास भी, और साथ में यहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल होते हैं नाम मात्र फीस पर। तो अब हम आज शुरू करने वाले हैं। वैसे कि हमने 12th का जो स्वतंत्र भारत की राजनीति है इसका 6 लेसन शुरू किया है और उसका पार्ट 2 आज है, क्योंकि हर लेसन के दो दो पार्ट बनाए हैं। तो आज दूसरा पार्ट है और इसी के साथ हम 6 लेसन को समाप्त करेंगे। और आपकी पॉलिटिकल की यानी 2 बुक है आपके, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत की राजनीति। दोनों बुक के इंपॉर्टेंट अगर नोट्स अगर आपको चाहिए तो 100 रुपये मात्र फीस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। बाकी अदरवाइज आपके लिए ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं और इसको पढ़ते हुए भी आप नोट्स बनाइए, बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने इससे पहले आपको समझा दिया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट किस प्रकार से उत्पन्न होने वाला था, किस प्रकार से उस समय की तत्कालीन सरकार से वहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जनजाति या जो फिर कैसे जन है वो काफी हर्ष यानी असंतोष हो रहे थे। तो इसी वजह से धीरे धीरे लोगों में असंतोष उत्पन्न होता जा रहा था और एक समय ऐसा होने वाला था कि लोगों के लिए मतलब सरकार के लिए पूरी तरह से इस लोकतंत्र की आवाज को दबाना मुश्किल हो जा रहा था। तब सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो बिल्कुल ही लोकतंत्र को संकट में डाल देने वाला था। वो हम पढ़ेंगे आपातकाल के बारे में। इससे पहले आप सभी को पता है कि संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। लेकिन एज इस टाइम पे देखा जाए तो सरकार ने न्यायपालिका को भी एक तरह से क्या कहते हैं कंट्रोल में कर लिया था। तो इसी विवाद को देखने वाले कि किस प्रकार न्यायपालिका के साथ संघर्ष की जो कड़ी है वो उत्पन्न होती है सरकार के साथ, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अलग अलग तरह से ये भी देखने वाले कि जन यानी लोगों के साथ किस प्रकार से सरकार के व्यवहार थे। इसके अलावा मान लीजिए कि अलग अलग पार्टियों के साथ किस प्रकार के व्यवहार थे सरकार के साथ। मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं कि न्यायपालिका के साथ किस प्रकार से सरकार के संबंध रहे। यानी हर जगह सरकार जो है तत्कालीन सरकार वो लोकतंत्र के मूल्यों को दबाए जा रही थी, लोकतंत्र की आवाज को दम घोटने वाले कार्य कर रही थी। तो इसी के अंतर्गत न्यायपालिका से संघर्ष को देख रहे हैं। न्यायपालिका से संघर्ष, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ एक्चुअल में कि न्यायपालिका और सरकार को लेकर संबंध है वो काफी तनाव भरे हो गए। हुआ ऐसा कि सरकार ने न्यायपालिका को एक तरह से अपने अंडर में लेने की पूरी व्यवस्था कर दी और सरकार ने मनचाहे तरीके से अपने कार्य को सही रूप देने के लिए न्यायपालिका को बिल्कुल ही अपने कंट्रोल में लाने की पूरी व्यवस्था कर ली थी। तो जिस प्रकार ये देखा जाए तो न्यायपालिका संघर्ष के 3 मुद्दे थे। 3 संवैधानिक मुद्दों को लेकर न्यायपालिका और सरकार के मध्य संघर्ष से वो उत्पन्न हो गया था। 3 मुद्दे जैसे मैं आपको समझाऊं। पहला मुद्दा कि ऐसे क्या मुद्दे थे जिनमें से न्यायपालिका से भी सरकार का संघर्ष है वो हो गया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट हो गया था। तो सबसे पहला था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? ठीक है, ये एक प्रश्न खड़ा हुआ। तो इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का जवाब आया कि संसद ऐसा नहीं कर सकती, संसद ऐसा नहीं कर सकती। जबकि संसद ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जब आपातकाल किया तब इस प्रकार के कार्य किए तो ये संकट उत्पन्न होने वाला ही था। दूसरा एक मुद्दा जो न्यायपालिका के सामने आया उसके लिए संघर्ष हुआ। दूसरा कि संसद संविधान में संशोधन करके संसद
संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट-छांट कर सकती है, काट-छांट कर सकती है। क्योंकि ये देखो, ये जरूरी है जानना, क्योंकि एग्जाम में आपके प्रश्न आ सकता है कि न्यायपालिका के सरकार के साथ जो संघर्ष हुआ उसके 3 प्रमुख मुद्दे क्या थे। ऐसे क्या मुद्दे थे जिस प्रकार से न्यायपालिका और सरकार के मध्य संघर्ष है वो उत्पन्न हो चुका था। ठीक है, तो इस प्रकार से काट-छांट कर सकती। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तो कहा कि सरकार संविधान में इस तरह से संशोधन नहीं कर सकती, सरकार संविधान में इस तरह से संशोधन नहीं कर सकती कि उनके मौलिक अधिकारों में कटौती हो जाए। सरकार इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों में कटौती हो जाए, क्योंकि पहला ही क्या कहा है, कर सकती है। तो न्यायपालिका ने क्या बोला, नहीं कर सकती। इसमें के संपत्ति के अधिकार में कटौती कर सकती है, तो न्यायपालिका ने कहा नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन किया तो फिर मतभेद तो होना ही था, विवाद तो होना ही था। तीसरा जो मसला जो खड़ा हुआ ना सरकार और न्यायपालिका के मध्य न्यायपालिका संघर्ष का था, तीसरा मुद्दा था कि संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि नीति निर्देशिका को प्रभावकारी बनाना है। सरकार ने संशोधन किया, जो नहीं करना चाहिए था, सरकार ने संशोधन किया। इसका रीजन क्या बताया, नीति निर्देशक तत्व या तत्वों को प्रभावकारी बनाने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। सरकार ने कहा भाई नीति निर्देशक तत्व है ना, इसको इंपोर्टेंस देना चाहिए, नीति निर्देशक जरूरी है, इसलिए मौलिक अधिकारों में संशोधन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार और नीति तत्व है दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन किसी दूसरे को इंपॉर्टेंस देने के लिए किसी एक दूसरे का गला घोट दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं है और वर्तमान में भी ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार ने अधिकार को संशोधन किया, बहाना क्या बनाया कि हमें नीति निर्देशक तत्वों को इंपॉर्टेंस देना है, उसको प्रभावकारी बनाना है। तो इस प्रकार से जब मना करते हुए सरकार ने नीति तत्वों में कि भाई इन्हें इंपोर्टेंस बनाना है, तो सरकार ने क्या कर दिया, संशोधन करवा दिया। तो फिर न्यायपालिका ने क्या किया, न्यायपालिका द्वारा संशोधन को निरस्त कर दिया। क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये गलत है और आपने गलत तरीके से संशोधन किया है, तो न्यायपालिका ने सरकार के इस प्रकार के कार्य को निरस्त कर दिया। तो इस प्रकार से क्या होगा आपको पता ही है, इस प्रकार से सरकार और न्यायपालिका के दोनों के मध्य तनाव, बुरी समय तनाव के संबंध हो गए। दोनों में क्या उत्पन्न हो गया, तनाव उत्पन्न हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको समझ में आया, बहुत ही जरूरी था कि किन वजह से न्यायपालिका और सरकार के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये संकट उत्पन्न हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो 1973 में, आप इंपोर्टेंट नोट कर दीजिएगा, मोस्ट कर लिख रहा हूं कि 1973 में एक विवाद न्यायपालिका के समक्ष आया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये एक विवाद था। ठीक है, इस विवाद के अंतर्गत फिर न्यायपालिका ने एक स्पष्ट जनादेश दिया कि संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है ना, उसको नहीं बदल सकती। कहने का मतलब है, जैसे एक घर है तो घर में कहीं पर भी बदलाव कर दिया जाए, लेकिन घर की नींव को नहीं बदल सकते। ये सरकार के ऊपर न्यायपालिका ने टिप्पणी करके फैसला दिया केशवानंद भारती विवाद के अंतर्गत कि सरकार चाहे तो वो
संविधान में संशोधन कर सकती हैं, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे को, बेसिक वैल्यू को संशोधन नहीं कर सकती। ये फैसला दिया गया केशवानंद भारती विवाद के अंतर्गत। मौलिक या मूल ढांचे को, संविधान का मूल ढांचा जिस पर टिका हुआ है संविधान, ढांचे को संसद संशोधन नहीं कर सकती। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको न्यायपालिका से संघर्ष के बारे में बताया और बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। देखो वीडियो की काफी सारी डिटेल है जो मैं बता रहा हूँ, डीप में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो बड़ा हो भी जाता है ना, तो आप कुछ को आराम से 2 पार्ट में देख लीजिएगा, लेकिन देखना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो जरूरी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अब इस प्रकार से आपने सरकार के सामने अलग अलग प्रकार के जन विद्रोह, आंदोलन, न्यायपालिका के संघर्ष और विभिन्न पार्टियों के द्वारा सरकार से संघर्ष, यानी विभिन्न प्रकार से सरकार के सामने संकट आ रहे थे। तो फिर सरकार ने एक नया रास्ता क्या निकाला, आपातकाल लगा दिया। अब किस प्रकार से आपातकाल लगा, क्या हुआ आपातकाल में, चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को। और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको जब ऐसा लगे ना, तो बिल्कुल आप इस क्लास को अपने और अन्य मित्रों को, दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप सभी को पता है ज्ञान तभी बढ़ता है जब हम उसको बांटते हैं, शेयर करते हैं। दैट इज द मस्ट पॉइंट कि आप इसको जरूर शेयर करें। तो आगे जो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपातकाल की घोषणा। तो सरकार के द्वारा, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से आपातकाल की घोषणा कर दी। देखो हुआ ये कि 12 जून, नोट कर लीजिएगा कि 12 जून 1975 की घटना है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका के ऊपर फैसला दिया, एक जनहित याचिका। और ये जनहित याचिका किसने दायर की थी, तो वो भी मैं आपको बता दूं। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश जिसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है कि जगमोहन लाल सिन्हा, जगमोहन लाल सिन्हा। ठीक है, सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। क्या सुनाया, फैसला सुनाया कब, 12 जून 1975 को। और इस फैसले में उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो लोकसभा में चुनाव जीतकर ये सत्ता में आई है, यह अवैध रूप में है। यानी इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित करार दिया। इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित किया, असंवैधानिक करार दिया, असंवैधानिक करार दिया। असंवैधानिक का मतलब होता है कि भाई लोग, इंदिरा गांधी के द्वारा ये जो चुनाव जीता गया ना, ये संविधान की अकॉर्डिंग नहीं, अवैध रूप में या गलत तरीके से इसको जीता गया। इसके अंतर्गत ये हवाला दिया गया कि भाई इंदिरा गांधी जी ने उस समय जब सरकार में थी, तो उन्होंने इलेक्शन के अंदर खुद को जिताने के लिए सरकारी कर्मचारियों का सहारा लिया है। चुनाव में फायदा उठाया। उन्होंने कहा क्योंकि देखो जब चुनाव होता है, आचार संहिता लगती है, तो फिर सरकार है वो किसी भी प्रकार से कर्मचारी से सहयोग नहीं ले सकती। तो ये एक सुनाया गया। देखो एक पूरी स्टोरी की तरह बता रहा हूँ। ये इस तरह से ये फैसला किसके कहने पर, मतलब किसके कहने पर ये विवाद है वो न्यायालय में गया, तो ध्यान रखिएगा, समाजवादी नेता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
समाजवादी नेता, जिसका इंपोर्टेंट याद रखिए नाम राजनारायण द्वारा, राजनारायण द्वारा दायर याचिका। राजनारायण दायर जो है, उन्होंने एक याचिका लगाई थी इलाहाबाद कोर्ट में कि भाई इंदिरा गांधी, क्योंकि इन्होंने क्यों लगाई, इनको क्या पड़ी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी और राजनारायण जी दोनों लोकसभा के चुनाव में आमने सामने थे। तो इस प्रकार से जब ये हारे तो उन्हें लगा कि भाई इंदिरा गांधी जी ने उस समय अपने सरकारी पद का मिसयूज करते हुए सरकारी कर्मचारियों का भी सहयोग लेकर चुनाव में जीत प्राप्त की है। तो फिर क्या हुआ, इस अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर कहा गया कि न्यायालय ने इस अकॉर्डिंग कानून अब कहा गया कि इंदिरा गांधी सांसद नहीं रहेगी। तो फिर इस फैसले का रिजल्ट परिणाम क्या निकाला उन्होंने कि इंदिरा गांधी सांसद नहीं रहेगी, सांसद नहीं रहेगी। ये कहा गया कि भाई जब गलत तरीके से तो जब सांसद नहीं रखा जाएगा, लेकिन फिर मतलब कहने का यहाँ पे मीन्स है कि उन्होंने कहा कि निर्वाचित नहीं रहेगी अगले 6 महीने तक, जब तक कि दोबारा चुनाव न जीत जाए। अगर इंदिरा गांधी जी दोबारा चुनाव नहीं जीतती है तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से भी हटाया जाएगा। ये फैसला इलाहाबाद न्यायालय के द्वारा सुनाया गया। लेकिन 24 जून 1975 की बात करें, नोट कर लीजिएगा, 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये इलाहाबाद के ऊपर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अंतिम रूप में फैसला न आ जाए, जब तक अंतिम रूप में फैसला न आ जाए, सुनवाई पूरी नहीं हो जाए, तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेगी। तो इस प्रकार से अब यहां पर आप समझिएगा स्टोरी में मोड़ क्या आता है। अब इंदिरा गांधी जी को लगा कि मुझे जो मैं जीती हूँ, मुझे भी असंवैधानिक घोषित किए जाने की साल चल रही है, आम जनता है वो उनको भड़काया जा रहा, मेरे खिलाफ हो रही है, पार्टी मेरे विरोध हो रही है, यानी अलग अलग पार्टियां। तो फिर अब क्या किया जाए, इस प्रकार से तो संकट में है। तो उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके हाथ में एक पावर था, सरकार के हाथ में, कि इन सभी की आवाज को दबा दिया जाए, यानी आपातकाल लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, आपातकाल। तो बस ये एक रामबाण तरीका था इनके पास। तो सरकार, संकट और सरकार का फैसला, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखो समय लगे लेकिन आपको जो जरूरी चीज बता रहा हूँ वो बहुत जरूरी, यानी ऐसी चीजें आपको शायद आप क्लास में पढ़ोगे आपको इतनी समझ नहीं आएगी, इसलिए मुझे ये आपको यहाँ पर आराम से समझाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो अब संकट खड़ा हुआ। क्या खड़ा हुआ, संकट। और इस संकट की घड़ी में सरकार का फैसला, सरकार का, तो अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि सरकार अब आपातकाल क्यों लगाने वाली थी, क्योंकि लास्ट वाली क्लास में कहा था कि किन वजह से सरकार आपातकाल लगाएगी। तो ये चीज अब आपके सामने क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल यस, तो क्लियर हो गई होगी। तो अब जैसे कि देखा जाए तो राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान पूरा तैयार हो चुका था। इंदिरा गांधी के सामने बड़े बड़े हथियार हैं, वो अब दागे जाने वाले थे, यानी पूरा एक रंगमंच बच गया था। और जेपी नारायण जो इंदिरा गांधी के विकल्प के तौर पे देखे जाने वाले थे, तो जेपी नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। क्या मांग की, इस्तीफे की। इस्तीफे की मांग की कि भाई हमें अब प्रधानमंत्री ये नहीं चाहिए, यानी लोकसभा को बंद कर दिया जाए, नया चुनाव करवा दिया जाए और हमारे नेता जेपी नारायण होंगे। इस प्रकार से अब इंदिरा गांधी ने देखा कि ये तो पूरा ही मामला बदलने वाला है, और इसको लेकर विपक्षी दलों के द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े स्तर पर सभी विपक्षी दलों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, विशाल प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन यानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, और इस्तीफे की जबरदस्त दबाव मांग आ रही थी कि भाई इंदिरा गांधी इस्तीफा दे, इंदिरा गांधी इस्तीफा दे। इस प्रकार से अब हुआ ये कि इस कंडीशन में देखा जाए तो सरकार के कामकाज ठप हो गए थे। जब इतना कुछ हुआ तो सरकारी कामकाज ठप हो गए, सरकारी काम काज ठप हुए, सब काम दाम अटकने लगे। जब सरकार ही टेंशन में आ गई, पकड़ में आ गई, तो अब काम दाम सब मुश्किल हो रही थी। और राजनीतिक मिजाज भी अब कांग्रेस के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं था, खिलाफ था।
यानी अब मान लीजिए कि ये राजनीतिक जो मिजाज था यानी माहौल वो कांग्रेस के खिलाफ हो चुका था, कांग्रेस के खिलाफ हो चुका था, कांग्रेस के खिलाफ हो चुका था। अब इस कंडीशन में आप सभी को पता है क्या होने वाला था, तो फिर सरकार ने क्या किया, आपातकाल की घोषणा की, आपातकाल की घोषणा। और ये घोषणा आप सभी को पता है 25 जून 1975 को की। लेकिन उससे पहले देखो पूरी प्लानिंग बना दी थी कि जैसे ही सरकार अपना प्लान बताएगी उससे पहले ही दूसरों के प्लान क्या होंगे सरकार ने पहले जान लिए, तो और पूरा मैदान सरकार ने अपने कब्जे में लेने की रणनीति बनाई। मतलब क्या हुआ कि सरकार ने जब आपातकाल लगाया, देखो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, क्या लगता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो किस धारा के तहत लगता है आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 352, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, अनुच्छेद 352 के तहत सरकार आपातकाल लगाने को निश्चय कर चुकी थी, क्योंकि सरकार ने अब ये माहौल क्रिएट किया अपने पार्टी में कि अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ी आशंका है, देश गंभीर संकट में पड़ने वाला है। इस प्रकार से एक माहौल क्रिएट किया गया और सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर ही, और पार्टी को मजबूर कर दिया इंदिरा गांधी के द्वारा कि अब हमें अब इस होने वाली आपदा से निकलने के लिए आपातकाल लगाना होगा। क्या लगाना होगा, आपातकाल लगाना होगा, क्योंकि ये वो गंभीर घड़ी आन पड़ी है, ये वो समय आ पड़ा है जब हमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाना होगा, नहीं तो अपने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से आपातकाल लगाना सरकार के हाथ में था, ये सरकार के हाथ में था, क्योंकि आपातकाल वही लगा सकता है जो सरकार में बैठा है। उस समय आपातकाल लगाना बिल्कुल ये था कि आंतरिक अशांति है तो भी आपातकाल लगा सकते थे। तो इस वजह से आपातकाल लगाने का ये समय उन्होंने देखा और सोचा कि आपातकाल लगा दिया जाए। और ध्यान रखिएगा कि जब आपातकाल लगता है ना तो पूरी व्यवस्था केंद्रीय सरकार के कंट्रोल में आ जाती है। लोगों के जो अनुच्छेद 19 के 6 स्वतंत्रता होती है वो एक ही झटके में स्थगित हो जाती है, यानी पूरी तरह से मौलिक अधिकार है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। संविधान के अंतर्गत कहा गया है कि पूरी तरह से मौलिक अधिकार में कटौती की जाएगी और सरकार को जहां तक लगे कि ये संकट होने वाला है तो सरकार उसके लिए कड़े कदम उठा सकती है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब 25 जून 75 को जो आपातकाल के लिए प्लानिंग बना दी तो राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति दे दी। राष्ट्रपति ने भी क्या कर दी, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति जो है वो भी कांग्रेस के मिलनसारी थे, फखरुद्दीन अली। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रपति की मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दे दी। और इसी के साथ क्योंकि अगले दिन राष्ट्रीय आपातकाल का असर दिखने वाला था और लोग फिर अचानक हुए इस हमले से विरोध करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने क्या कर दिया कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल की इस घटना का आम लोगों पर पता कैसे चलता है, अखबार के जरिए पड़ता है। तो सरकार ने क्या कर दिया कि बड़े बड़े जो अखबार सेंटर थे ना उनकी लाइट काट दी। क्या कर दी, लाइट काट दी कि भाई वे न्यूज खबर न छापे। और इसके अलावा जो टॉप नेता थे जो मान लीजिए सरकार के इस बने बनाए माल को बिगाड़ने वाले थे तो उन नेताओं को गिरफ्तार कर दिया, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिया। और 26 जून यानी अगले दिन 26 जून को 6 बजे कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं को कहा कि हम आपातकाल लगा रहे। मतलब देख लीजिए इतना इंटरनली काम हो चुका था। ठीक है, इस प्रकार से आपातकाल लग गया। अब देखो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम जान लीजिए। आपातकाल तो लगा दिया, आपातकाल लगने के बाद इसका जो परिणाम है वो क्या निकलता है वो देख लीजिए। आपातकाल का परिणाम, ठीक है, परिणाम जान लीजिए। परिणाम क्या निकलता है, तो जैसे कि एक बार तो देखा जाए तो सरकार के इस फैसले से, क्योंकि आपातकाल लगने से पहले देखो रामलीला मैदान में विद्रोह कर रहे थे, बड़ी संख्या में लोग विद्रोह में उतरे थे। विपक्षी दलों के द्वारा इंदिरा गांधी हटो, इंदिरा गांधी जाओ, इंदिरा गांधी हाय हाय करके नारे लग रहे थे, यानी पूरी तरह से इंदिरा गांधी पर विपक्ष का दबाव था। लेकिन इंदिरा गांधी के द्वारा जिस प्रकार से साल चली, एक बार की तो आंदोलन ठंडा पड़ गया, हड़ताल रुक गई, राजनीतिक माहौल जो तनाव भरा था ना अब सन्नाटा सा गया, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल लगता तो बहुत बड़ी घटना होती है। तो इस अकॉर्डिंग फिर
आम जनता तक ये बात पहुंचे, जो न्यूज़पेपर के जरिए पहुंचती है, तो सरकार ने समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी। क्या लगा दी? प्रेस सेंसरशिप। प्रेस सेंसरशिप इसका मतलब है कि जो सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म वगैरह जो भी है, वह किसी भी प्रकार से कोई भी सरकार या सरकार के खिलाफ या फिर जनता में भड़कने वाली कोई भी बात छापेंगे नहीं। यानी कह सकते हैं कि अब सरकार मतलब न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया मान लीजिए, समाचार पत्र, जो भी खबर छापने वाले ना, पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस प्रकार की सेंसरशिप लगा दी। जबकि सरकार का स्वतः अंग तो सेंसर मीडिया होता है, लेकिन मीडिया को कंट्रोल में कर दिया। और इस प्रकार से सामाजिक दल, राजनीतिक कुछ संगठन थे, इस्लाम जमाती कुछ उनके इस्लाम धर्म से संबंधित संगठन थे, या मान लीजिए RSS स्वयं सेवक संघ, इसके अलावा इस्लामी संघ जो जमात संघ था उनका, उन पर, और साथ साथ मान लीजिए और कुछ जो सामुदायिक जो संघ थे उन सभी पर रोक लगा दी। कहा गया कि ये सांप्रदायिक दंगे करवा देंगी। तो इस प्रकार से सरकार ने इन सब पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और इस प्रकार से सरकार ने एक आपातकाल के दौरान बहुत ही बड़े शस्त्र का उपयोग किया, जिसको आप सभी को पता होगा, निवारक नजरबंदी। उस शस्त्र का क्या नाम है? निवारक नजरबंदी। और निवारक नजरबंदी आप सभी को पता है कि ये तब यूज किया जाता है जब सरकार को लगे कि फलाना व्यक्ति ये वो अपराध करने वाला है, तो उससे पहले ही उसे बिना कुछ कानूनी व्यवस्था, वकील, दलील के सीधा गिरफ्तार करके नजरबंद कर देते हैं। तो ये लोकतंत्र की आवाज दबाने वाला है ये तो, क्योंकि निवारक नजरबंदी लोकतंत्र के तो बिल्कुल विरोध है। क्योंकि लोगों को अधिकार है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, कारण क्या है, 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना वाला है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए ना, तो उसे वकील, दलील कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये सरकार के पास मौका था कि अब जो ऐसे कुछ लोग थे जो सरकार को भी उंगली उठाने वाले सरकार के ऊपर, तो उन सभी को निवारक नजरबंदी के तहत नजरबंद कर दिया। तो सैकड़ों लोगों को निवारक नजरबंदी के तहत नजरबंद कर दिया। और इस प्रकार से काफी सारी गिरफ्तारियां हुई। और अब निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया तो लोग है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तब होती है जब किसी लोगों को आम तहत गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भी काम, ये जो अधिकार था वो भी इनके काम नहीं होने वाला। इस प्रकार से देखा जाए तो बड़े स्तर पर लोगों ने पूरी मतलब सरकार ने पूरी तरह से सरकार के विद्रोह खिलाफ हो रही विद्रोही जो आवाज थी या विपक्ष के दलों के जो कदम उठाए थे, उसको पूरा ही क्या कर दिया, दबाने की पूरी योजना कर दी। हर प्रकार से उन्होंने जो चाहते थे वो काम कर दिया। और अब देखा जाए तो इसी प्रकार से आगे जब 1976 की बात करें, 1976 के अप्रैल में, तो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के न्यायालय ने फैसलों को उलटकर कहा कि सरकार की दलील मान ली। यानी 1976 की जब बात करें, 1976 में जब सरकार के न्यायालय के पास दलील आई कि भाई सरकार ये गलत करी है, उल्टा सरकार की ओर से न्यायालय को कहा गया कि भाई लोकतंत्र को संभालने के लिए हमें ये करना पड़ा। तो न्यायपालिका ने भी उनकी दलील मान ली और इस राष्ट्रीय आपातकाल को सही ठहराया। अब और दिक्कतें होने वाली थी, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अब कुछ कार्यकर्ता नेता थे वो भूमिगत होकर सरकार के खिलाफ विद्रोही घटनाओं को बढ़ावा दे रहे थे ये। और इसके अलावा जैसे कुछ प्रमुख समाचार पत्र थे जो दबी आवाज में ही सही सरकार के आपातकाल का विद्रोह मतलब एक विरोध स्वर उत्पन्न कर रहे थे। तो प्रमुख समाचार पत्रों के जैसे नाम बताऊं, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट, इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा था स्टेटमेंट। इन समाचार पत्रों ने दबी आवाज में, क्योंकि खुले रूप में तो उनको अधिकार नहीं था, तो दबी आवाज में इन्होंने सरकार के खिलाफ छापने की कोशिश की। और साथ ही साथ ये कहा कि सरकार ने जो हमारे न्यूज़पेपर पर जो रोक लगाई है वो गलत है, तो इन्होंने विरोध किया। क्या किया इन्होंने? विरोध किया। इस प्रकार से इन सब घटनाओं से कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति, जिसमें मैं आपको बताऊं पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारक, नोट कर लीजिएगा, शिवराम कारक, ये कन्नड़ लेखक थे, कन्नड़ भाषा के। एक तो ये, और दूसरे जो प्रमुख विद्वान थे जो पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु होगा, शायद आपके बुक में भी होगा हिंदी के अंदर। तो इन दोनों ने अपनी पदवी लौटा दी सरकार को कि सरकार ही लोकतंत्र की आवाज को दबाए रह रही है, तो हमें इस सरकार की उपाधि को नहीं चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने खुले रूप में इसका विद्रोह किया। अब देखिए ये सब परिणाम हुए, आप सभी को पता लगा होगा। अब देखो जैसे बात करें तो इंदिरा गांधी के फैसले से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पृष्ठभूमि में जो संशोधन इसके बाद क्या क्या, देखिए अब एक और तरीका बढ़िया अपनाया सरकार ने। सरकार को लगा कि जहां जहां पर हमें संकट उत्पन्न होने वाला है, जिस संविधान के प्रावधान से हमें गलत ठहराया जाएगा, जिस संविधान के अंतर्गत बात से हमारा पावर कम होगा, तो वो सभी चीजों को उन्होंने बदल दिया। लगी हाथों जब गंगा बह ही रही थी तो सरकार ने हाथ धो लिए, मतलब उन्होंने संविधान में भी अपने मतलब के हिसाब से संशोधन कर दिए ताकि आने वाले में समय में उनको कोई गलत न ठहराए। तो इस प्रकार से सरकार ने क्या कर दिए, संशोधन कर दिए, यानी संविधान में काफी बड़ा बदलाव कर दिया। तो बस मैं वो आपको थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूँ। आई थिंक मुझे पता है क्लास बड़ी हो रही है, लेकिन ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे भी अच्छा लग रहा है आज पढ़ाने का, तो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट में आपको खत्म करने का वादा भी किया था। तो इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संशोधन हुआ, यानी इलाहाबाद न्यायालय की पृष्ठभूमि, इसके बैनर तले संविधान में संशोधन किया गया। और फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देखो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के प्रति संविधान में संशोधन किया कि भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनके चुनाव से संबंधित किसी भी प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी न्यायालय में इनके खिलाफ चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार केस नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने जो विद्वान थे राजनारायण जी ने, तो राजनारायण जी ने कहा था कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से सुनी गई है। तो इस प्रकार से अब वो भी बंद कर दिया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद है वो न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार से संविधान में बदलाव कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? संविधान में ये संशोधन कर दिया। ये नोट कर लीजिएगा, जरूरी है, ठीक है। चुनाव से संबंधित चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा दूसरा क्या क्या, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस समय सबसे बड़ा, भारत का अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन इस समय हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। और अब तक का भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन जो इस समय हुआ था उसको लघु संविधान भी कहते हैं। इसके द्वारा क्या कर दिया? इसके द्वारा जो विधायिका होती है ना, विधायिका, ठीक है ना, विधायिका का कार्यकाल भी बदल दिया। विधायिका कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है जैसे लोकसभा का, तो इसको बदलकर उन्होंने कितना कर दिया? 6 वर्ष कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने अपने लगे हाथों कहा कि अगर मेरा कार्यकाल है जो 71 को जब इंदिरा गांधी पार्टी में आई थी और चुनाव में आई थी, प्रधानमंत्री बनी थी, और 76 में काम खत्म होने वाला था, जबकि 1975 तो आ गया था, यानी कि इंदिरा गांधी कहने लगी मेरे पास पावर खत्म हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया, उनकी पार्टी ने, कि जो लोकसभा कार्यकाल 76 में खत्म होने वाला था उसे 2 साल बढ़ा दिया, जबकि ऐसा कहीं उल्लेख ही नहीं था। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना जो कार्यकाल था, कार्यकाल यानी वर्तमान विधायिका, वर्तमान विधायिका कार्यकाल जो 1975 में होने वाला था, खत्म 1978 तक कर दिया। कहा गया कि भाई वर्तमान कंडीशन को देखते हुए चुनाव नहीं करवाया जा रहा है, इसलिए सरकार को पोस्टपोन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये घटनाएं हैं वो हुई, आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आपके जो बुक में जो इसके बाद वाला टॉपिक है ना कि आपातकाल के संबंध में विवाद, ये आपके राजस्थान जो बोर्ड है उनके द्वारा इस टॉपिक को हटा दिया है।
तो इसलिए ये आपके सिलेबस में ये वाला जो इसके आगे वाला जो पोर्शन है वो नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि आपातकाल के संबंध में विवाद, तो इस विवाद को आपकी बुक से हटा दिया गया है, इसलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे। हम इसके सीधे आगे वाला आपको समझाएंगे कि आपातकाल के बाद की राजनीति के बारे में, ठीक है, वो आपको बता देते हैं। आपातकाल के बाद की राजनीति, यानी आपातकाल तो मान लीजिए खत्म हो चुका है, इसके बाद क्या होने वाला था तो वही देखने वाले आपातकाल के बाद की राजनीति। आपातकाल के बाद की राजनीति को हम देख लेते हैं। तो जैसे कि अब देखा जाए तो आपातकाल से काफी कुछ लोगों ने सीख लिया था कि अगर सरकार चाहे तो आपातकाल का मिस यूज भी कर सकती है, और ये देखा लोगों ने, समझा लोगों ने। तो इस तरह से आपातकाल की इस घटना से लोगों को काफी सबक मिला। लोग सीख चुके थे कि आपातकाल के इस प्रावधान से जब कोई सही स्थापित रणनीति न अपनाई जाए तो जो सत्ता में पार्टी है वो आपातकाल के जरिए मनमानी कर सकती है, लोकतंत्र का गला घोट सकती है, और ऐसा हुआ भी। तो इस प्रकार से जब आपातकाल खत्म हुआ तो 1977 के अंदर वापस चुनाव करवाए गए। लोकसभा का चुनाव 1977, क्योंकि जब आपातकाल खत्म हुआ तो वापस लोकतंत्र को पटरी पे लाना, तो पटरी पे लाने के लिए चुनाव करवाना जरूरी था। तो 18 महीने तक जब आपातकाल चला, कितने महीने तक? 18 माह जब आपातकाल की घटनाएं चली, तो उसके बाद पुनः लोकतंत्र को पटरी में लाने के लिए लोकसभा का चुनाव होना जरूरी था, और इसके लिए विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल से रिहा किया गया। और फिर हुआ ये कि राजनेता को रिहा किया ना तो उन्हें चुनाव का कम समय मिला, और ये गलत था। लेकिन फिर भी 1977 के मार्च महीने में चुनाव हुए। कब चुनाव हुए? मार्च के अंतर्गत चुनाव हुए। वैसे विपक्ष के नेताओं को इतना मौका नहीं मिला, फिर भी मार्च के महीने में चुनाव हुए। तो आपातकाल से होने से बड़ी विपक्षी पार्टी एक दूसरे के नजदीक आई। कहने का मतलब जब आपातकाल हुआ ना तो इससे पूरा देश जान चुका था और देख चुका था कि कांग्रेस और उसकी पार्टी ने किया है। तो फिर अब इस चुनाव में जितनी भी विपक्षी पार्टी थी, विपक्षी जो पार्टियां थी वो क्या हो गई? एकजुट हो गई। क्या होगी? एकजुट हो गई, और उन्होंने एक साथ चुनाव करने का निश्चय किया कि हम सब एक साथ रहेंगे और कांग्रेस को पूरी तरह से सत्ता से उठा फेंक देंगे। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने, यानी अगर देखा जाए तो एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल भी बना। इस प्रकार से इस समय एकजुट के नाम पर जनता पार्टी नाम से एक नया दल भी बना कि भाई हमें एक नए दल की जरूरत है जो वास्तविक रूप में लोकतंत्र की हिमायती हो और कार्य कर सके। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने भी नई पार्टी का नेतृत्व स्वीकार किया और इस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के अन्य नेताएं भी जैसे जगजीवन राम, वो उन्होंने भी एक नई पार्टी बनाई। इस प्रकार जगजीवन राम ने जो पार्टी बनाई उनका नाम आपको बताऊंगा, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और 1900 पार्टी के चुनाव में जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह करवाया। अब सर कांग्रेस हारने वाली थी। जनता पार्टी ने कहा कि अब आपको रिजल्ट देखना है, जनता आपको अब देखना है कि 1977 में किस पार्टी को आप जिताएंगे। उन्होंने यानी जनता पार्टी ने आपातकाल को हथियार बनाकर कांग्रेस को बंटाधार कर दिया। कांग्रेस का यानी आपातकाल का सहारा लेकर जनता पार्टी इस चुनाव में आई और हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप जैसे मुद्दों को उठाया गया, और गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ने थे और वह एक ही जगह यानी जनता पार्टी की ओर आने वाले थे। तो इसलिए कांग्रेस को अब जीतना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस के किए कराए काम की वजह से कांग्रेस के हाथों कांग्रेस की हार होने वाली थी। तो अब कांग्रेस को लोकसभा जब ये चुनाव का रिजल्ट आया तो पहली बार ऐसा हुआ, परिणाम यानी चुनाव का परिणाम आया तो फर्स्ट बार यानी पहली बार फर्स्ट टाइम है वह कांग्रेस चुनाव हार गई। कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। ये तो होना ही था,
जैसा काम करोगे वैसा होना ही था। इस प्रकार से इस बार कांग्रेस को लोकसभा में सिर्फ 154 वोट ही मिले। कितने वोट मिले? 154। यानी बात कर दी जाए सीट तो टोटल मिलाकर पिछले से 35% कम वोट हासिल हुए। और जनता पार्टी उसके साथी दल को 500, यानी दूसरी ओर जनता पार्टी थी, जनता पार्टी एवं अन्य, इनको उस समय लोकसभा का जब चुनाव हुआ ना तो 542 टोटल सीटें थी। तो 542 में से 330 सीटें मिली और इसमें से अकेले 295 सीट तो जनता पार्टी ने प्राप्त की थी। तो ये रिकॉर्ड बना दिया। क्या बना दिया? रिकॉर्ड। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की हार हुई और कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ। जैसे देखा जाए तो कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन इलाकों में तो एक सीट भी नहीं जीत पाई, यानी पत्ता साफ हो गया। पुनः बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, कांग्रेस यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऐसी जगह जो पंजाब था वहाँ पे कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। इस प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस की हालत बहुत खराब होगी। और मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो एक एक सीट महज जीत पाई। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उसके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव खुद भी हार गए। इस प्रकार देखा जाए तो कांग्रेस की करारी हार हुई और महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में उन्होंने कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में से एक तरह से उसकी चुनावी विजय का छक्का बेरोक टलता रहा। लेकिन उत्तरी भारत को देखा जाए तो कांग्रेस अब खतरनाक हालत हो चुकी थी। कांग्रेस की यही नीति की वजह से कांग्रेस की हार हुई और इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही जबरदस्त रहा। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आई होप आपको जो छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो चीज़ें आपको बिल्कुल ही समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, अब फिर क्या हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि क्लास 2 पार्ट बनाने और एक पार्ट बनाना पड़ेगा, क्लास बहुत बड़ी हो रही है। लेकिन अब बड़ी होए तो होए, अपन तो पढ़ना है तो पढ़ेंगे। तो अब जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। और जनता पार्टी की सरकार में अगर हम देखा जाए तो मोरारजी देसाई सबसे पहले जनता पार्टी के नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई बने। ठीक है, और मोरारजी देसाई के बाद शरण सिंह जी और जगजीवन राम। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि 1970 के चुनाव में जनता पार्टी में काफी प्रभावशाली नेता थे। और फिर उन जैसे जगजीवन राम है, चौधरी शरण सिंह जी है, मोरारजी देसाई है। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया था भाई किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इनके मध्य मतभेद था और 1966 के प्रतिद्वंदी के रूप में मोरारजी देसाई ने अच्छा काम किया था। तो अब जगजीवन राम को कांग्रेस की सरकार में मंत्री पद पर रहने का भी अनुभव था और मोरारजी सरकार उस समय प्रधानमंत्री रहे थे। तो अब जनता पार्टी के अंदर ही खींचातान शुरू होगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसमें। तो इस कंडीशन को देखा जाए तो अंत में जनता पार्टी किसी एक दिशा, एक साझे ढाल में काम करने वाली नहीं दिख रही थी। लेकिन आखिर में जाकर जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व, यानी आखिर में जो कोई मतभेद तो हुआ, मोरारजी ने सरकार बढ़ाई भी, लेकिन ये सरकार 18 महीने में गिर गई। कितना माह में गिर गई? 18 माह में। क्यों गिरी? क्योंकि आपको पता था एक ही पार्टी के अंदर 4-5 ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री की छांत रखते थे। तो इन्हीं की खुद की वजह से बनी बनाई सत्ता है वो बिखर गई। और चौधरी शरण सिंह जी को, इसके बाद शरण सिंह जी को कांग्रेस ने बाहरी समर्थन दिया। कांग्रेस ने कहा चल तू प्रधानमंत्री बन जा, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, अपना सीट तेरे को देता हूँ। इस प्रकार से शरण सिंह जी भी आए सत्ता में। और दूसरी बार जब शरण सिंह जी सत्ता में आए और शरण सिंह जी ने अपनी सरकार बनाई तो 20 रास्ते में कांग्रेस ने 4 महीने के अंदर हाथ पीछे खींच लिए। कांग्रेस ने क्या कर दिया, 4 महीने के आसपास ही शरण सिंह से हाथ छोड़ दिया। इस प्रकार 1980 के दशक में पुनः चुनाव हुए। क्या हुए? पुनः चुनाव हुए, क्योंकि जिस पार्टी को सत्ता मिली थी और वह सत्ता में स्थापित नहीं हो पाए। और इस प्रकार से जनता पार्टी 1980 में लोकसभा के नए सिरे से चुनाव हुए तो जनता पार्टी की करारी हार हुई, क्योंकि इसको मौका मिला था लोकतंत्र में और वो सरकार
नहीं चला पाई, सरकार नहीं चला पाई। और 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में देखा जाए तो जनता पार्टी उत्तरी भारत में करारी शिकस्त हुई, जबकि 1970 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। 77 में जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी जबरदस्त जीती थी, लेकिन 1980 का वही पार्टी हाल बड़ा खराब हो गया था। और 1980 के चुनाव में एक बार पुनः 1980 का चुनाव हुआ तो एक बार पुनः कांग्रेस ने अपना इतिहास दोहराया। इतिहास बना, यानी कांग्रेस ने बता दिया कि भाई देखो सरकार तो हम ही चलाएंगे, आप कितनी भी पार्टियां आ जाओ सरकार को नहीं चला पाओगे। इस प्रकार से कांग्रेस ने 1971 की जो रणनीति 71 में जो चुनाव जीता था ना, उसी इतिहास को दोहराया और कांग्रेस ने पुनः जबरदस्त सीटें जीती। इस बार कांग्रेस ने 353 सीटें जीतकर लोकसभा में बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में बहुमत की सरकार बनाई। इस प्रकार से अब देखा जाए तो 1980 के चुनाव के बाद सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपने नाटकीय बदलाव में होने वाली गतिविधियों से देश की रणनीति को काफी कुछ सिखा दिया। और देखा जाए तो ये जो घटनाएं हैं आपको इससे काफी कुछ समझ में आ चुका होगा। और अब इसके बाद हम आगे वाले टॉपिक में बढ़ेंगे और आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तो आज की क्लास को हम ये पे करते समाप्त। आई होप आज की क्लास बहुत बड़ी थी, लेकिन हर एक छोटी बड़ी चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो बढ़िएगा, लर्न कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।